है ही नहीं। तो हमारे पास जो है ये राइटिंग का टेबल चार्ट है। हमने अभी तक बार ग्राफ किया है, लाइन ग्राफ किया है, आज अपने पास है टेबल चार्ट। अब टेबल चार्ट का मीनिंग क्या है? टेबल चार्ट का मीनिंग है जो भी आपको डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज वो दे रहा है अलग अलग चीजों के बारे में, वो टेबल की फॉर्म में दे रहा है, टेब्यूलर फॉर्म में दे रहा है। आप एक बार अंकुर जी इसका स्टेटमेंट पढ़िएगा कि ये अपने को टेबल जो है वो किस कंट्री का है, किस चीज का डेटा है, क्या है ये डेटा, पढ़िए एक बार। Sir, the table below show हम्म social and economical indicators for four countries in 1994, हम्म according to United Nations statistics. ठीक है। अब ये देखो जो आपने पढ़ा है वो ये है, चार कंट्रीज का डेटा है। कंट्रीज के नाम है कनाडा, जापान, पेरू और एंगोला। और डेटा है किस चीज का? चार इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर का मतलब होता है जो संकेत करते हैं कि देश मजबूत है, गरीब है, बेकार है, अच्छा है और वेल्दी है या पुअर है। तो इंडिकेटर्स क्या क्या है? जैसे हम कहते हैं ना, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जाना है क्योंकि मेरे को फैक्टर मिल गए हैं, वहां का मौसम अच्छा है, वहां की पढ़ाई अच्छी है, वहां इंडिया के बहुत बच्चे हैं, तो कुछ फैक्टर्स है। तो उनको फैक्टर भी बोल सकते हो, इंडिकेटर भी बोल सकते हो। पहला इंडिकेटर तो क्या है? सालाना इनकम हर एक बंदे की क्या है। करेंसी ले रखी है यूएस डॉलर, मतलब क्योंकि हर एक कंट्री में अलग अलग करेंसी होगी तो एक करेंसी के हिसाब से कंपेयर कर दिया। दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है भाई आपको? कि जब भी कोई पर्सन कनाडा में पैदा होता है वो कितने साल तक जिएगा ही जिएगा, मतलब इतनी लाइफ तो है ही है उसकी। ऐसी जापान में है, पेरू में है, अंगोला में है। अच्छा, तीसरी चीज है डेली कैलोरी सप्लाई पर पर्सन, मतलब एक दिन में बंदा कितनी कैलोरी खा रहा है। ऐसा तो नहीं है वो कुपोषण का शिकार हो, या ऐसा तो नहीं है वो ज्यादा खा रहा हो उसकी शरीर की जरूरत से। वो कैलोरी है उसका दिन भर का, वही खाता। और फिर है एडल्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि कितने लोग वहां पढ़े लिखे हैं। अब आप एक चीज बताइए मुझे अंकुर, एनुअल इनकम पर पर्सन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? कहाँ है? हाँ, सर सर जापान। जापान में। और सबसे कम कहाँ है? सर सबसे कम है अंग, अंग, अंगोला। अंगोला। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा? लाइफ में एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा सर जापान में। सॉरी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा जापान में, जबकि कनाडा भी सबसे क्लोज है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जी कनाडा क्लोज। बहुत पीछे है, उसके क्लोज है। सबसे कम अंगोला में है। अच्छा, जो कैलोरी कंजम्पशन है, डेली डेली कैलोरी सप्लाई पर पर्सन है, तो जो डेली कैलोरी कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा वो कहाँ है? कनाडा 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 में। में। यहाँ जापान दूसरे नंबर पे है। और जितना कनाडा में कैलोरी सप्लाई है, करीब करीब अंगोला में उसका आधा है, 1700 3500। 17 दूनी 34 होता है, करीब करीब आधा। अच्छा, पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कहाँ है? सर दोनों कनाडा और जापान। हाँ, यानी और अंगोला में सबसे कम है। अब एक चीज तो यहाँ से मोटा मोटा देख के पता चल रहा है कि जो अंगोला है वो हर चीज में पीछे है और जापान और कनाडा हर चीज में आगे है। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एनुअल इनकम पर पर्सन में जापान ही आगे है। डेली कैलोरी में कनाडा आगे है। इनमें से कोई भी हमने दो चीजें ओवरऑल में लिख देनी है। ओवरऑल का मतलब है एक या दो मेन सी चीजें निकाल के लिख दो। जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको लिखवाने लगा हूं, आप लिख लीजिए। जो इंट्रोडक्शन इसने दे रखा है, जिसको हमने ब्लू लाइन में, हमने ब्लू सर्कल में किया है, उसको पैराफ्रेज करेंगे। पैराफ्रेज का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करके लिख देना। अब जैसे हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहां लिखा है द टेबल, हम लिख लेंगे द गिवन टेबल चार्ट। द गिवन टेबल चार्ट। फिर उसके बाद इसने एक वर्ड लिखा है बिलो, हम उसको उड़ा देंगे क्योंकि हमने तो कोई चार्ट नीचे बना के दिखाना ही नहीं। जहां इसने शोज लिखा है वहां पे हम लिख लेंगे कंपेयर्स, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है अलग अलग कंट्री के डेटा को, कंपेयर्स। उसके बाद ये बोलता है सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशल को तो हम सोशल ही लिखते हैं क्योंकि सोशल को तो अपने आप में मीनिंग क्लियर हो रहा है।
एंड इकोनॉमिक की जगह हम लिख सकते हैं फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। और इंडिकेटर्स की जगह हम लिख सकते हैं सर फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर, अब ये 4 कंट्रीज हैं, हम इनके नाम ही लिख लेंगे, फॉर कनाडा, जापान, पेरू एंड एंगोला। ये हमने लिख लिया। यहां पे लिखा है इन 1994, हम लिख लेते हैं फॉर द ईयर 1994। और फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू, हम अकॉर्डिंग टू की जगह लिख लेंगे एज पर यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स, को चाहे स्टैटिस्टिक्स लिख लो या लिख लो डेटाबेस, कि यूनाइटेड नेशंस के डेटाबेस के हिसाब से साल 1994 में कनाडा, जापान, पेरू, एंगोला में सोशल और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का कंपैरिजन ये टेबल चार्ट दिखाता है। ये हिंदी में इसका मीनिंग हो गया। इंट्रोडक्शन ओवरऑल जब आपका बनना शुरू हो जाएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं राइटिंग टास्क 1 जो आईएलटीएस का है उसका 50% टास्क करना सीख गया हूं। अब आते हैं भाई मेरे ओवरऑल। ओवरऑल के लिए एक लाइन मैंने आपको दी थी, वो क्या थी? फ्रॉम दी ओवरऑल एनालिसिस, from the overall analysis of the given chart, comma, it is clear that, it is clear that तक की लाइन तो सभी ओवरऑल में हमने कॉमन ही लिखनी है। उसके बाद डियर हमने क्या करना है, हमने लिख देना है कि जो एनुअल इनकम पर पर्सन है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ है, ये 2 क्राइटेरिया है, 2 पैरामीटर है, एनुअल इनकम पर पर्सन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसमें in annual income per person and life expectancy at birth, Japan leads, Japan leads all countries while Angola came at last place। ये आप लिख सकते, क्योंकि इसमें लगभग लगभग जापान लीड ही कर रहा है और एंगोला सब कंट्रियों में पीछे है। ये आप लिख लेंगे इसके ओवरऑल में। अब बात आती है बॉडी पैराग्राफ की। बॉडी पैराग्राफ का आपको एक तरीका बताता हूं। आप क्या करो, चारों कंट्रीज को कंपेयर कर दो, 2 पैरे बनाओ। पहले पैरे में आप एनुअल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंपेयर करके चलो, कौन सबसे आगे, कौन उसके पीछे, कौन उसके पीछे, कौन सबसे पीछे रह गया। एक अगले पैराग्राफ में आप डेली कैलोरी वाली बात को और अडल्ट लिटरेसी रेट को कंपेयर कर दो। जब आप इनको कंपेयर करोगे, ये पॉइंट भी, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल, अब जैसे अडल्ट लिटरेसी वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, कनाडा और जापान में तो टाई अप हो गया 99 पे, और दूसरा मैक्सिमम भी है इन्हीं में, जबकि जो पेरू और अंगोला है उनमें करीब करीब हाफ है, जैसे कि जितने अंगोला में उसका करीब करीब डबल पेरू में। दोनों की वैल्यू डाल दो, एक में 34, एक में 68। तो एक ही लाइन में आपका पूरा फैक्टर आपने कवर कर दिया। डेली कैलोरी है, डेली कैलोरी में बोलो कनाडा जो है वो लीडर है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलोरी इनटेक 3326 का वहीं पे है, जबकि जापान उसको फॉलो कर रहा है। हालांकि थोड़ा पीछे है क्योंकि जापान के लोग 400-500 कैलोरी पर डे कम ले रहे हैं, लेकिन पेरू और एंगोला का कैलोरी इंटेक बहुत कम है। मतलब हो सकता है एक हेल्दी पर्सन को जितनी कैलोरी दिन में चाहिए उतनी भी ना मिल रही हो वहां पे लोगों को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 फैक्टर है, 2 फैक्टर को एक पैरा में ले लो और 2 फैक्टर को दूसरे पैरा में। तो आपके पास एक पैरा इंट्रो का बन गया, एक ओवरऑल का बन गया, एक पैरा बन गया एनुअल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, और एक पैरा बन गया डेली कैलोरी और अडल्ट लिटरेसी रेट का। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आप दिन में आज लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प करने के लिए एक क्वेश्चन और मैंने आपके लिए रखा है, आ जाइए नेक्स्ट ही पेज पे। ये पेज नंबर 38 है सर, जो बुकलेट मैंने आपको दे रखी है उसमें इसका पेज नंबर 38 है। बहुत अच्छी बुकलेट है ये। उसके बाद आपका है सर एक और राइटिंग टास्क 1 है, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि इसमें आपको काफी हेल्प हो जाएगी इससे। जैसे देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे, ये रहा इसका जो क्वेश्चन, इसमें थोड़ा काम ज्यादा है। इसमें 2 टेबल दे रखे हैं, एक टेबल में डेटा कॉफी का है, एक टेबल में डेटा जो है वो बनाना का है।
और ये क्या बोल रहा है, यूरोप यूरोप की इसमें 5 कंट्रीज के नाम दे रखे। यूरोप की इन 5 कंट्रीज में कॉफी की 2 अलग अलग ईयर्स में सेल दे रखी है। जैसे आप सोनालिका ट्रैक्टर्स में काम करते हैं, तो सोनालिका ट्रैक्टर्स की 1999 और 2004 की सेल दे रखी है। अब यहाँ पे यूके, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क है, वो आप चलो आपकी कंपनी में ट्रैक्टर बनता है, कोई इक्विपमेंट या एग्रीकल्चरल मशीनें बनते, उनके नाम आ गए। किस किस की कितनी सेल 99 में हुई, किस किस की कितनी सेल 2004 में। इस तरह से जब आप समझोगे तो आपको बड़ा बढ़िया समझ आएगा। अब जैसे थोड़ा देखते हैं डेटा, जैसे कॉफी है, ऊपर वाली टेबल देखो कॉफी की। कॉफी 1999 में यूके में कितनी मिलियन बिकी है देखो जरा। सर 1.5 मिलियन। जबकि 2004 में कितनी बिकी है, 20 मिलियन। यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा ये काम फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, बड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया। अच्छा, स्विट्जरलैंड में कॉफी 99 में कितनी बिकी है, सर 3 3 और मिलियन। 2004 में 6 मिलियन, यानी 200%। 6 दुगने, मिलियन। दुगने को क्या बोलते हैं, 200% इंक्रीज। दुगना तो वैसे बोलने में आ जाता है, परसेंटेज के हिसाब से लिखना हो तो उसको बोलते हैं 200% इंक्रीज हुआ है, 200% इंक्रीज। अच्छा, उसके बाद है डेनमार्क। अब डेनमार्क में 1999 में 1.8 थी, अब 2 हो गई, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। बेल्जियम में 1 थी, 1.7 होगी, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। स्वीडन में 0.8 थी, 1 होगी, कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब एक तो स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और दूसरा यूके में। ये चीज निकल के आ रही है ओवरऑल के लिए, क्योंकि ये दो ही कंट्री हैं जहां कॉफी का जो बिजनेस है, बिजनेस को क्या बोलते हैं, ट्रेड। जो कॉफी का ट्रेड। बिजनेस है, ट्रेड भी बोलते हैं और कॉमर्स भी बोलते हैं। तो जो ट्रेड है कॉफी का यूके और स्विट्जरलैंड में, वो बहुत ज्यादा हो गया है। ये बिल्कुल विजिबल है, अपने को क्लियरली विजिबल है। अच्छा, उसके बाद दूसरा टेबल चार्ट जो है वो मेरे को डेटाबेस दे रहा है बनानास का। अब जो बनानास का डेटाबेस हमें दे रहा है भाई, उसमें भी देखो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है। आपका यूके है, यूके का 99 में जो है वो 15 था, 15 मिलियन। लेकिन 2004 में 47 है, 15 थी 45, यानी करीब करीब 300 गुना बढ़ गया। 3 गुना, यानी 300% का इंक्रीज। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखो, यूके ने, चाहे वो कॉफी है चाहे वो बनाना है, दोनों में ही एक बड़ा भारी इंक्रीज ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया है। स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में क्या है, 1 था, 1 से क्या हो गया 5.5, यानी करीब 5.5 गुना ही बढ़ गई है वैल्यू। 5 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी बात है। 5 टाइम्स का मतलब 500% इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड आपका आगे निकला है बनाना के केस में, क्योंकि यूके में 3 गुना था, यानी 300 गुना, 300%। लेकिन स्विट्जरलैंड में 5.5 गुना, यानी 550%। तो मैक्सिमम राइज स्विट्जरलैंड है। अच्छा, डेनमार्क में भी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि 0.6 था, 0.6 का मतलब 1 से भी कम था, और अब सीधा 4 हो गया। तो ये भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। बेल्जियम में कम हुआ है, स्वीडन में कम हुआ है। अब आप एक चीज देखो, जब से हम इस टेबल चार्ट को देख रहे थे, चाहे कॉफी का डेटा था चाहे बनाना का, पहली बार ऐसा हुआ है कि बेल्जियम और स्वीडन में सेल कम गई है। अदरवाइज सब में बढ़ रही थी, चाहे थोड़ी बढ़ रही हो। ये भी एक गौर करने वाली बात है। ये ओवरऑल में ना सर वही चीजें लिखनी होती है जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, जो थोड़ी सी गौर करने वाली है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइकिंग फीचर्स। स्ट्राइकिंग फीचर्स का मतलब है जो एकदम से ध्यान खींच रही है। तो ओवरऑल में वो 1, 2 या 3 लाइनें अपने को लिखनी होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखने वाली बात है, कि बनाना के केस में यूके और स्विट्जरलैंड में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, जबकि कॉफी के केस में भी यूके स्विट्जरलैंड में ही अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। और जो डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन है, उनमें जो जो भी चेंजेस आए हैं वो माइनर चेंजेस है, छोटे मोटे चेंजेस, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे गया है डेटा। अब इसका नीचे एक सोल्ड आंसर है जो मैंने आपको दे रखा है, इस सोल्ड आंसर को आपने पढ़ना है। और इस सोल्ड आंसर के बेसिस पे, ये होमवर्क नहीं है आपका, पेज 39, ये आपके रेफरेंस के लिए है थोड़ा सा। और आपका होमवर्क है पेज 38 पे, जो आपने ये कनाडा, जापान, पेरू, एंगोला वाला टास्क किया, ये घर से आपने आज लिखना है। तो ये टेबल चार्ट आप आज करेंगे डियर। थोड़ी हेल्प आप नीचे वाले चार्ट से ले लेंगे, क्योंकि जितना आप अपने खुद से लिखोगे, टेबल को अंडरस्टैंड करोगे, देखो
आंसर सारा टेबल में से निकल रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं हम डेटा डाल रहे, जो टेबल में विजिबल है वही चीज हमने बस उसको रिटर्न फॉर्म में दे देनी है। और थोड़ा आप जब राइटिंग टास्क 1 करोगे तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपने लिखने पे जोर नहीं देना, आपने पहले टेबल को भी अंडरस्टैंड करना है। कई बार क्या होता है, टेबल को देख के ही कई चीजें पता चल जाती है, 5-6 चीजें तो यहीं से पता चल जाती हैं, वो बॉडी पैराग्राफ में लिख दो। ओवरऑल में एक दो मेजर सी, या तो सबसे ज्यादा लिख दो या सबसे कम लिख दो, या कंपेयर कर दो कोई मेजर सी चीज। इंट्रोडक्शन में जो ऊपर दे रखा है उसे ही थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दो, ये आपका राइटिंग टास्क 1 हो गया। तो इस तरह से आप अंकुर भाई आज टेबल चार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने अभी तक एक तो लाइन ग्राफ देखा है, एक बार ग्राफ देखा है, और हम अगली जो क्लास होगी अपनी कल का दिन छोड़ के हम करेंगे पाई चार्ट पे डिस्कशन। एक बार हम हर तरह का टास्क वन अच्छे से देखेंगे, उसको समझेंगे। और क्लास ये रिकॉर्ड हो गई है तो आप इस टास्क को दोबारा भी देख सकते हो, और एक बार जब आप दोबारा इसको देखेंगे कई सारी चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी, और इतने में ये आपको अच्छे से मेमोरी में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है सर। श्योर सर श्योर। अब एक छोटा सा पॉज लेकर हम अगला जो सेशन है वो स्पीकिंग का रखते हैं, उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हमारे जो कैंडिडेट आज एब्सेंट है उनकी बाद में हम हेल्प कर पाए। तो आप फटाफट से आ जाइए, अब हम स्पीकिंग के लिए जुड़ते ओके हैं। सर। राइटिंग का आपको होमवर्क पता चल गया है ना? ओके सर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू।